ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये- इसी थ्योरम के ऊपर बेस थ्योरम भी बेस्ड है, तो जिसको ये समझ नहीं आता है उसको फिर बेस थ्योरम भी समझ नहीं आता है, तो इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। तो देखो ध्यान से क्या होता है इसमें। मान लो ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है, जैसे सैंपल स्पेस होता है वैसे, और सैंपल स्पेस को हमने कुछ इवेंट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सैंपल स्पेस को हमने कुछ इवेंट्स में डिवाइड कर रखा है, और इन इवेंट्स को हम बोल रहे हैं E1, E2, E3, E4, ऐसे करते करते En। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, एक सैंपल स्पेस है जिसको हमने E1, E2, E3 सो ऑन टू En में डिवाइड कर रखा है, और इनको मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट E1, E2, E3 सो ऑन टू En आर n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ध्यान देना एक बार, n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव and set of exhaustive events and capital A is also defined in the same sample space। ठीक है, तो क्या है, E1, E2, E3 आर n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड सेट ऑफ एग्जॉस्टिव एंड। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहने का मतलब है E1 और E2 का इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है कुछ भी। E1 इंटरसेक्शन E2 5 है, E2 इंटरसेक्शन E3 5 है, तो आपको ऐसे इसलिए हमने ऐसी लाइंस भी बनाई है जिसमें कोई भी इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं है। अब इनको E1, E2, E3 को हम एक तरीके से पाथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये सैंपल स्पेस के पाथ हैं। सैंपल स्पेस मतलब फर्दर इन पाथ्स में डिवाइड हो रहा है। अब इन सब पाथ के थ्रू एक इवेंट हो रहा है, उसको हम इवेंट ए बोल रहे हैं। ठीक है, ये मैं इसको और कलर से बना देता हूँ। तो ये जो इवेंट है, इस इवेंट को हम ए बोल रहे हैं। अब ये जो इवेंट है ये इन सब पाथ के थ्रू हो रहा है। ठीक है, समझ इतनी ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। तो अस हो क्या रहा है कि इस इवेंट ए का इन सब इन सब पाथ्स के साथ कुछ इंटरसेक्शन है, जैसे ये वाला इंटरसेक्शन भी है इसका E1 के साथ है, ये वाला इंटरसेक्शन E2 के साथ है, ये वाला इंटरसेक्शन E3 के साथ है, ऐसे ये वाला इंटरसेक्शन En के साथ है। तो इस इवेंट ए का क्या हो रहा है, E1, E2, E3, E4 इन सब के साथ इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो मेरे को अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालना है। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है इसको हम बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम इसी को बोलते हैं, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी को निकालने को टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो ए की प्रोबेबिलिटी है ये बहुत सारे पाथ के थ्रू हो रही है, तो हर पाथ की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, अब देखना आप। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1। अब जैसे वीन डायग्राम से आप देखते हो तो मान लो ये x1 है, ये x2 है, ये x3, ये x4, ये पोर्शन जो शेड कर रखे हैं, ऐसे xn है, तो आप ऐसे तो लिखोगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन टू xn। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3 सो ऑन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन En। ये तो चाहिए मुझे। ठीक है, ये तो टर्म चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3 एंड सो ऑन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1। अब हम अपनी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3, ऐसे करते करते प्रोबेबिलिटी ऑफ En into probability of A given En।
तो ये जो स्टेटमेंट है इसी को हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कहते हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि पहले इवन का मतलब हुआ पाथ की प्रोबेबिलिटी, तो ये जो इवन लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको हम बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, इसका मतलब पी ऑफ इवन का कहने का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ पाथ इवन। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ पाथ इवन इज चूजन। सिलेक्टेड भी बोल सकते हैं, पाथ इवन इज सिलेक्टेड। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम ऐसा बोलते हैं कि भाई पहले पाथ की प्रोबेबिलिटी को सिलेक्ट करो, फिर ए के प्रोबेबिलिटी को सिलेक्ट करो जब पाथ E1 सिलेक्ट हो, प्लस उसके साथ क्या आएगा, पाथ E2 को सिलेक्ट करो, फिर ए के होने की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो जब E2 हो चुका है या E2 सिलेक्ट हो चुका है, एंड सो ऑन। देखो बड़ा ही सिंपल है, इसको अगर आप सोचोगे आपको ये याद होगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन का क्या फॉर्मूला होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इवन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। तो ये सेम ही तो है, तो मल्टीप्लीकेशन क्या हुआ, पहले इवन, क्योंकि अब पहले इवन सिलेक्ट हो रहा होगा, इवन के थ्रू ए हो रहा होगा, तो पहले क्या करोगे आप, इवन की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, फिर ए के होने की प्रोबेबिलिटी निकालोगे जब इवन सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, कुछ बच्चों को ये कुछ समझ आया होगा, कुछ बच्चों को बिल्कुल भी समझ नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी जैसे मैं एक एग्जांपल लूंगा ना आपको सब क्लियर हो जाएगा क्या कह रहा था, और फिर हम इस पे दोबारा से आते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो प्रॉब्लम 51 एक एग्जांपल ही ले रहा हूं मैं डायरेक्ट। ठीक है, तो वी हैव 3 बॉक्सेस। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लेट 3 बॉक्सेस, जिसको नहीं भी समझ आया घबराने नहीं, अभी मैं एग्जांपल करूंगा ना उससे क्लियर हो जाएगा। लेट 3 बॉक्सेस ए बी सी आर गिवन। ठीक है, अब ए में क्या है, ए में हमारे पास उसने दे दिया 3 रेड 7 ब्लैक, बी में दे दिया उसने 4 रेड 6 ब्लैक, एंड सी में उसने दे दिया 5 रेड 5 ब्लैक। ठीक है, तो ऐसे मैंने इसको शॉर्टकट में लिख दिया। नाउ अ डाई इज रोल्ड, नाउ अ डाई इज रोल्ड, and if outcome is less than 2, then one ball from A is selected, or if outcome is 2 3 4, then one ball from B is selected। Otherwise one ball from C is selected। ठीक है, find the probability that selected ball is red। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास। अब देखो, आप क्वेश्चन का मतलब आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। देर आर 3 बॉक्सेज ए बी सी, ए में ये है, बी में ये है, सी में ये है। नाउ अ डाई इज रोल्ड एंड इफ आउटकम इज लेस देन 2। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या किया उसने, डाई को रोल किया। सबसे पहले तो उसने, इसको ना हम ट्री डायग्राम से करते हैं हमेशा, तो डाई को रोल किया, तो डाई पे क्या बोला हुआ है, इफ आउटकम इज लेस देन 2, अगर आउटकम 2 से कम है, तो डाई पे मतलब क्या आ गया, 1 आ गया। अगर अगर डाई पे 1 आ गया तो किससे बॉल निकालेगा, वन बॉल फ्रॉम ए इज सिलेक्टेड, तो ए से बॉल निकालेगा। अगर 1 आएगा तो ए से बॉल निकालेगा। अब ए में क्या था, 3 रेड और 7 ब्लैक। ठीक है जी, 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल थी। और इफ द आउटकम इज 2 3 4, अगर आउटकम अब हमारा 2 3 4 है, तब किससे बॉल निकालेगा, देन वन बॉल फ्रॉम बी इज सिलेक्टेड। अब बी में क्या है, 4 रेड 6 ब्लैक बॉल्स। अदरवाइज कहने का मतलब क्या हो गया, आउटकम जो बचे हुए हैं 5 और 6, 1 2 3 4 तो निकल गए, तब वो सी से बॉल निकालेगा, बी बैक हो गया हमारा।
अब हमारा सी बैग हो गया। सी बैग में है 5 रेड 5 ब्लैक बॉल। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, इतना डायग्राम समझ आ गया। फिर देन वन बॉल फ्रॉम बी सिलेक्टेड, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड बॉल इज रेड। अब वो कह रहा है कि भाई जो सिलेक्टेड बॉल होनी चाहिए वो रेड होनी चाहिए। तो अब देखो इसका टीपीटी से कैसा मतलब है, इसको पूरा अच्छे से करके दिखाते हैं, आपको नोटेशन से भी लिख के दिखाएंगे क्योंकि सीबीएसई वगैरह में आपको नोटेशन लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो अब ये ट्री डायग्राम में क्या है कि आपके पास जैसे अब सैंपल स्पेस क्या हो गया, एक जो बड़ा वाला सैंपल स्पेस हो गया वो हो गया डाइस का, कि आपने डाई फेंका, उसमें हमारे पास या तो 1 आ रहा है, या 2 3 4 आ रहा है, और या 5 6 आ रहा है, ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके पाथ हो गए कि भाई 1 आएगा तो हम कुछ करेंगे, 2 3 4 आएगा तो कुछ करेंगे, 5 6 आएगा तो कुछ करेंगे। ठीक है, अब जब ये हो रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, आपको बॉल सिलेक्ट करने हैं। अब वो बॉल सिलेक्ट कैसे करना है, वो आपके जो बैग है उनमें से बॉल सिलेक्ट करने हैं। तो पहले ये हो रहा है, उसके बाद बॉल सिलेक्ट हो रही है, फिर ये हो रहा है, उसके बाद फिर बॉल सिलेक्ट हो रही है, फिर ये हो रहा है, उसके बाद बॉल सिलेक्ट हो रही है। समझ गए। तो वो जो हमने डायग्राम बनाया था उसका ये मतलब हो गया कि भाई आपके पास कुछ पाथ हैं, जैसे ये पाथ हैं, और इन पाथ के थ्रू एक इवेंट हो रहा है। ठीक है, अब इन पाथ के थ्रू क्या इवेंट हो रहा है, बॉल का सिलेक्शन हो रहा है, और उसने बैग दिए हुए हैं आपको। ठीक है, तो अब देखो मैं लिख रहा हूँ, तो मेरे को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल रेडी है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हाँ ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो मैं क्या बोलूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पाथ वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन पाथ वन, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पाथ टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन पाथ टू, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पाथ थ्री इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन पाथ थ्री। ये तो मैंने आपको बताया। ठीक है, रेड बॉल की प्रॉपर्टी क्या है कि भाई पहले पाथ सिलेक्ट होगा, फिर यहाँ से रेड निकलेगी, फिर ये वाला पाथ सिलेक्ट होगा तो यहाँ से रेड निकलेगी, ये वाला पाथ सिलेक्ट होगा तो यहाँ से रेड निकलेगी। अब जब पहला पाथ सिलेक्ट हुआ ये वाला, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, 1/6, क्योंकि 1 के आने की प्रॉपर्टी कितनी है, 1/6। फिर रेड के निकलने की प्रॉपर्टी कितनी होगी, 3/10। समझ गए, 3/10। यहाँ से रेड के निकलने की क्या प्रॉपर्टी है, 3/10। नेक्स्ट वाले में क्या है, दूसरे पाथ की प्रॉपर्टी 3/6, फिर वहां से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी 4/10, प्लस फिर तीसरे बात की प्रोबेबिलिटी 2/6, फिर वहां से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी 5/10। तो सबका एलसीएम अगर हम ले रहे हैं तो ये 60 आ जा रहा है, तो 3 + 12 + 10 आ जा रहा है ये, तो आ रहा है 25/60। तो 5 5 जा 5/12, तो 5/12 इसका आंसर आ गया। देखो भाई बताओ, अब सबको क्लियर हो गया टीपीटी क्या है। टीपीटी में हमेशा क्या होगा, मल्टीपल पाथ होंगे, और उनके थ्रू या उनके बाद में एक इवेंट हो रहा होगा, तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी को टीपीटी कहते हैं। ठीक है, चलो अभी एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। ये था 51। बड़ा इजी होता है, अगर समझ आ गया हो ना आपको तो बड़ा इजी है ये दोनों चीजें। अ पर्स कंटेन्स 4 कॉपर एंड 3 सिल्वर कॉइन्स। सी का मतलब है कॉपर है, इसका मतलब है सिल्वर। ठीक है, another purse contains 6 copper and 2 silver coins. One coin is drawn from any one of these two purses.
the probability that it is a copper coin. A purse contains 4 copper and 3 silver coins. Another purse contains 6 copper and 2 silver coins. One coin is drawn from any one of these two purses. The probability that it is a copper coin. बताओ भाई आंसर बताओ इसका करके जल्दी से. इसका भी आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में लिखो. देखो क्या होगा इसमें. एक पर्स है जिसमें 4 कॉपर एंड 3 सिल्वर कॉइन है. ठीक है, फर्स्ट पर्स हो गया. अब जो दूसरा पर्स है उसमें 6 कॉपर एंड 2 सिल्वर कॉइन्स है. ठीक है, तो क्या होगा, पहले तो उसने ये बोला कि कॉपर कॉइन निकलना चाहिए. तो क्या होगा, अब दो बैग हैं, हो सकता है आपने इसको सिलेक्ट करो, हो सकता है आप इसको सिलेक्ट करो, तो इनकी भी प्रॉबिलिटी आएंगी. बैग भी तो सिलेक्ट करने की प्रॉबिलिटी आएगी ना. हो सकता है पहले बैग से सिलेक्ट हो सकता है दूसरे बैग से सिलेक्ट हो. ये बात समझ रहे हो. फिर हमें कॉपर कॉइन निकालना है, तो यहाँ से कॉपर की प्रॉबिलिटी कितनी है, 4/7. ठीक है, यहाँ से कॉपर की प्रॉबिलिटी कितनी है, 6/8. तो प्रॉबिलिटी ऑफ कॉपर कॉइन क्या आएगा, probability of bag 1 into probability of copper given bag 1, probability of bag 2 into probability of copper given bag 2. समझ गए. तो probability of bag 1 कितनी है, हाफ, into copper की probability 4/7, दूसरे की भी हाफ, copper की probability 6/8. तो आ जाएगा 2/7 प्लस 3/8. ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 21/56. तो 37/56 इज द आंसर. ठीक है, क्लियर हो गया सब लोगों को. नेक्स्ट करते हैं. A person 2C1 क्यों करना है, अमनीश तुम क्या कह रहे हो, 2C1 किसके लिए करना है, 4C1 करेंगे ना, 4C1/7C1 करेंगे. 2C1, अच्छा दोनों में से एक को सिलेक्ट करने के लिए नहीं, उसकी प्रॉबिलिटी लिखनी है ना, पी ऑफ प्रॉबिलिटी लिखोगे ना आप. 2C1 तो तब करते जब बस सिलेक्शन ही करना होता है. यहाँ पे प्रॉबिलिटी है ना, तो प्रॉबिलिटी क्या होगी, दो में से एक को सिलेक्ट करने की प्रॉबिलिटी हाफ होगी. A person goes from home to office using train, बस एंड ऑटो. ठीक है, तीन उसने उसको बताया हुआ है. तीन चीजों से वो होम से ऑफिस जा सकता है यूजिंग ट्रेन, बस एंड ऑटो विद रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज. विद रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज 0.3, 0.5 and 0.2. If he uses train
then the probability that he will be late is 0.2. ठीक है, if you use this train, then the probability that he will be late is 0.2 and corresponding probabilities for bus and auto are 0.7 and 0.2 respectively. Find the probability that he reaches office in time. ठीक है, बताओ भाई। देखो कैसा है, होम टू ऑफिस वो तीन तरीके से जा रहा है, या तो वो ट्रेन से जा रहा है, ठीक है, या वो बस से जा रहा है, या वो ऑटो से जा रहा है। अब जब वो ट्रेन से जाएगा तो उसके जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ट्रेन को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 0.3, ठीक है, बस से जाने की प्रोबेबिलिटी है 0.5 एंड ऑटो से जाने की प्रोबेबिलिटी है 0.2, ठीक है। मतलब समझ गए ना आप इसका क्या मतलब है कि भाई मैं ट्रेन से, अगर मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है तो ट्रेन से जाने के मेरे 30% चांसेस हैं कि मान लो 10 दिन में मैं 3 बार ट्रेन से जा रहा हूँ, ठीक है, और 10 दिन में 5 बार मैं बस से जा रहा हूँ और 10 दिन में 2 बार मैं ऑटो से जा रहा हूँ, ठीक है जी। इफ ही यूजेस ट्रेन देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट। अब ट्रेन अगर यूज करता है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट यूजिंग ट्रेन, ये कहने का मतलब ये हो गया। तो वो कितना हो रहा है हमारे पास, वो 0.2 है। सिमिलरली बस के साथ उसने क्या बता रखा है कि भाई अगर वो बस यूज करता है तो उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, और अगर वो ऑटो यूज करता है तो उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। अब वो उसने बोल दिया कि भाई वो टाइम पे पहुंच जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी कि वो ऑन टाइम रीच कर जाए, तो इसका क्या आंसर होगा कि वो ट्रेन यूज करे और लेट ना हो। तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.2, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 0.8, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट कॉम्प्लीमेंट्री, ये हमने पढ़ा हुआ है एक स्टेटमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री स्लैश बी इज इक्वल टू 1 होता है। ये रूल हमने पढ़ा हुआ है, तो उसी को यूज कर रहे हैं, ठीक है, प्लस 0.5 इंटू 0.3, ठीक है, प्लस ऑन टाइम पहुंचेंगे ना, तो ये 0.5 इंटू 0.3 हो जाएगा। फिर ऑटो से 0.2
0.2 इंटू 0.8 आ जाएगा। ये समझिए बड़ा इजी है। तो अभी निकालो क्या आंसर आ रहा है। ये आ रहा है 0.24 प्लस 0.15 प्लस 0.16। ठीक है, तो 0.55 आ गया। सो दिस इज द आंसर। कोई कंफ्यूजन किसी को भी? अगर लेट करने की निकालनी होती तो क्या करते हैं? तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर तो बड़ा ही आसान था। 0.3 इंटू 0.2, 0.5 इंटू 0.7, 0.2 इंटू 0.2, वो 0.45 आएगी। अगर वो टाइम पे पहुंच रहा है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑन टाइम भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट की भी निकाल लेते हैं एक बार, तो आपको आइडिया भी लग जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट में क्या आ जाएगा? 0.3 इंटू 0.2, फिर 0.5 इंटू 0.7 प्लस 0.2 इंटू 0.2, तो आ रहा है 0.06, 0.35, 0.04, आ गया 0.45। ठीक है, वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑन टाइम भी हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी मेरे को लगता है सबको क्लियर हो गया। प्रॉब्लम 53। प्रॉब्लम 54 देखो। An urn contains 5 red and 5 black balls. A ball is drawn at random. Its color is noted and is returned to the urn. Moreover, two additional balls are put in the urn, and then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? से क्या कह रहा है वो? एक अर्न में हमारे पास 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एट इट्स कलर इज नोटेड। मान लो आपने रेड बॉल निकाली, ठीक है, उसी को आपको रिटर्न भी कर देना है। ठीक है, और उसके साथ 2 रेड बॉल और डाल देनी है। मोर एवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। ठीक है, एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। अब एक बॉल फिर निकाली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड? तो अब जो सेकंड बॉल निकलनी चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो एक बार ट्राई करो और आंसर बताओ। पहले एक निकाली थी ना, आप समझ गए? पहले एक निकाली थी, उसको वापस डाला, सेम कलर की 2 और डाल दी, फिर एक और निकाली, तो वो जो सेकंड बॉल निकल रही है उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है।
13/24 नहीं, ये सही नहीं है बेटा। हाफ इज द आंसर, हाँ ठीक है। देखो अभी कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास क्या है, एक बैग है जिसमें 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने पहले गो में रेड बॉल निकाली, ठीक है। तो एक रेड निकलेगी तो क्या होगा, उस रेड को तो डालने, दो और डाल देनी है, तो 7 रेड और 5 ब्लैक हो जाएंगी। अब यहाँ से फिर रेड निकलनी चाहिए, एक कैसी हो गया, ठीक है। पहले ब्लैक बॉल निकाली तो क्या होगा, अब एक ब्लैक निकाल, वो तो दोबारा डालोगे ही, उसके बाद दो और डाल दोगे, तो क्या हो जाएगा, 5 रेड और 7 ब्लैक हो जाएंगे। यहाँ से भी रेड निकालनी है, तो ये वैसे ट्री डायग्राम से ही बन गया एक तरीके से। तो इस रेड की प्रॉपर्टी कितनी है, 5/10, तो हाफ हो जाएगी। इस ब्लैक की प्रॉपर्टी कितनी है, 5/10, वो भी हाफ हो जाएगी। यहाँ से रेड की प्रॉपर्टी कितनी है, 7/12, ठीक है। यहाँ से रेड की प्रॉपर्टी कितनी है, 5/12। तो बस, तो टोटल प्रॉपर्टी ऑफ रेड ऑन सेकंड ड्रॉ हमारे पास क्या आएगा, समझ गए ना, वैसे ही होगा ना, दिस इनटू दिस। तो 1/2, अब डायरेक्टली कई बार जब आप जेई मेंस वगैरह में लिख रहे हो तो आपको फॉर्मूले लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली लिख दो 1/2 इंटू 7/12 प्लस 1/2 इंटू 5/12, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 1 विच इज 1/2, 5/12 प्लस 7/12 इज 1, सो हाफ इज द आंसर। ठीक है, समझ आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। Three groups are contesting for positions on the board of directors of a company. The probability of their winning are 0.5, 0.3, 0.2 respectively. ठीक है। If a group A wins, the probability of introducing a new product is 0.7, and the corresponding probabilities of group B and C 0.6 and 0.5 respectively. Find the product that find the probability that find the probability new product will be introduced. चलो भाई करो, इसको भी ट्राई करो, इजी सा क्वेश्चन है ये।
0.63, हाँ बहुत बढ़िया। देखो देखो 3 ग्रुप हैं, उनके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? जैसे ए ग्रुप हो गया, एक बी ग्रुप हो गया और एक सी ग्रुप हो गया। तो ए ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 0.5, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.3, सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.2। अब अगर ए ग्रुप जीतेगा तो वो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट गिवन ए, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7, इसकी कितनी है? 0.6, और इसकी कितनी है? 0.5, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट। तो जगह 0.5 इंटू 0.7 प्लस 0.3 इंटू 0.6 प्लस 0.2 इंटू 0.5। समझ आ ही रहा होगा सबको, बड़े आसान सा प्रॉब्लम है। तो 0.35, 0.18, 0.10, ठीक है। तो 0.63 इज द आंसर। सबको क्लियर हो गया यहाँ तक?